नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज हम उसी श्रृंखला में आपके लिए RMSSB के दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए लेके आए हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की वीडियो हम दोस्तों आगे भी लेके आएंगे। और इससे पहले भी दोस्तों हम 5 पार्ट इस प्रकार के लेके आ चुके हैं। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो या दोस्तों आप यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों हम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी प्रकार दोस्तों हम यानी 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लेके आए या नहीं, इसका दोस्तों आप कमेंट करें। कि जो दोस्तों RMSSB की लाइब्रेरियन की एग्जाम हो रही है उसके लिए जो 5 यूनिट है उन 500 यूनिट की 100 क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक यूनिट से 20 क्वेश्चन दोस्तों वीडियो प्रारूप में लेके आए या नहीं, इसका कमेंट दोस्तों आप वीडियो के नीचे कमेंट करें। और दोस्तों ये आप 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आए, दोनों की बात यानी कि वीडियो में आप दोस्तों कमेंट करें। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो इस यानी कि आज की टेस्ट सीरीज में दोस्तों हम यानी कि कुल दोस्तों 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और इनके साथ साथ ही दोस्तों आपके लिए कुल यानी कि 10 क्वेश्चन का विशेष सॉल्यूशन लेके आए। तो इसके साथ साथ आपके दोस्तों कम से कम 100 क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे लाइब्रेरी के। ओके दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में दोस्तों पहला क्वेश्चन इस प्रकार है कि यूनिमार्क को यानी कि यूनिमार्क को कि डैश 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 की देख रेख में तैयार किया गया था। तो यूनिमार्क को किसकी देख रेख में तैयार किया गया था? OCLC, इफ्ला, यूनेस्को और FAO। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यानी कि यूनिमार्क किसका प्रकाशन है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप इसको। तो ये किसका प्रकाशन है दोस्तों? इफ्ला का प्रकाशन है। यानी यूनिमार्क किसका प्रकाशन है दोस्तों? इफ्ला का। हम दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि यूनिमार्क का पूरा नाम यूनिवर्सल मशीनी रिडेबल कैटलॉग है। यूनिमार्क का विकास इफ्ला के द्वारा सन 1973 में। आपको दोस्तों यहाँ पे 3 बातें ध्यान रखनी है कि यानी पहली बात तो यूनिमार्क की फुल फॉर्म यानी कि यूनिमार्क और यूनिसिस्ट जो कि यूनेस्को और ICSU का है उसकी फुल फॉर्म, और यूनिमार्क की दोनों की दोस्तों फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है। और RMSSB है जो बोर्ड है वो 2 से 3 हमेशा फुल फॉर्म पूछता है। 2016 और 2019 के पेपर को उठा के देख लेना। तो विशेष सॉल्यूशन में बात करते हैं। तो यूनिमार्क की फुल फॉर्म हो जाएगी दोस्तों यूनिवर्सल मशीनी रिडेबल कैटलॉग, जो कि यूनिमार्क का विकास। तो अब दोस्तों इसकी एक फुल फॉर्म हो गई यानी कि यूनिमार्क का विकास है 1973 में किया गया था। आपको दोस्तों विकास और प्रकाशन दोनों याद रखने हैं। विकास 1973 में किया गया था और प्रकाशन यानी इफ्ला के द्वारा कब किया गया था? 2003 में। ओके दोस्तों, यानी कि पहले क्वेश्चन का डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार का यदि आपको डाउट रहता है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं। और इस कमेंट बॉक्स में दोस्तों यानी कि डिस्क्रिप्शन में मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, ताकि आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हो। ओके दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि प्रलेखों की अभिलेखीकरण हेतु संस्थानिक अभिलेखागार के समक्ष इस समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है? कि जो प्रलेखों की अभिलेखीकरण होता है उसमें जो संस्थान होते हैं उनका जो महत्वपूर्ण समस्या कौन सी है दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A उपलब्धता, B दुर्लभता, कॉपीराइट समस्या और लेखन का विरोध। तो इसमें से जो प्रलेखों की जो महत्वपूर्ण सबसे बड़ी समस्या है वो दोस्तों क्या है? कॉपीराइट की। यानी कि कॉपी पेस्ट का दोस्तों एक यूट्यूब में भी फीचर होता है। और इसी प्रकार दोस्तों कॉपीराइट होता है कि किसी भी पुस्तक का हम 10% से ज़्यादा दोस्तों क्या नहीं कर सकते? कॉपी नहीं कर सकते। ये किस में गिना जाता है दोस्तों? बौद्धिक संपदा अधिकार में गिना जाता है कि हम 10% से ज़्यादा किसी भी पुस्तक को कॉपी नहीं कर सकते। तो इसकी महत्वपूर्ण समस्या कौन सी हो जाएगी दोस्तों? कॉपीराइट यानी कि समस्या। और ये दोस्तों पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों आपको किस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है उसकी दोस्तों आपको बहुत अच्छी जानकारी लग जाएगी वीडियो से। तो दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि कॉपीराइट ये दोस्तों कैसा की जगह ऐसा कर लेना है कि ऐसा कानून है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी एडिटिंग करनी है आपको, टीम के द्वारा गलती हुई है। यानी कि एक ऐसा कानून होता है जिसका मुख्य उद्देश्य अर्थपूर्ण, तो दोस्तों अर्थपूर्ण कालीन तथा कला लेखन या कलात्मक कृतियों पर लेखन या रचनाकर्ता को निश्चित समय अवधि के लिए कानूनी तौर पर स्वामित्व प्रदान करना क्या कहलाता है दोस्तों? कॉपीराइट कहलाता है। अब हम छोटी छोटी दो बातें कर लेते हैं दोस्तों कि भारत में कॉपीराइट अधिनियम कब पारित किया गया था? तो कब पारित किया गया? 1957 में। कब पारित किया गया था भारत में? 1957 में। और लागू कब हुआ था? तो लागू हुआ था 21 जनवरी 1958। कब लागू हुआ था? 21 जनवरी 1958 को। यानी भारत में यानी प्रतिलिपि अधिकार या कॉपीराइट एक्ट लागू हुआ था। यानी कि किसी भी लेखक के 60 वर्षों तक विश्व और यानी कि भारत में दोनों में कितना होता है दोस्तों? भारत में कितने वर्षों तक है? 60 वर्षों तक है। यानी कि लेखक की 60 वर्षों तक क्या रहता है दोस्तों? उसके साइट पर कॉपीराइट रहते हैं। इसके बाद में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो वो इस प्रकार है
कि दोस्तों कॉपीराइट एक बहुत बड़ा टॉपिक है लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से, जिसमें से 2 या 3 क्वेश्चन आने हैं। इस बार 2 क्वेश्चन आए थे, यानी कि विप्रो का मुख्यालय कहाँ पे है, और एक क्वेश्चन हो रहा था दोस्तों जो कि पेटेंट वाला। तो दोस्तों विप्रो का मुख्यालय स्थित कहाँ पे स्थित है, तो 4 ऑप्शन दिए गए। पहला जिनेवा, नागपुर, दिल्ली, मुंबई। तो विप्रो का यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये दोस्तों कहाँ पे हो जाएगा इसका मुख्यालय, जिनेवा स्विट्जरलैंड में दोस्तों क्या है, विप्रो का मुख्यालय। अब हम थोड़ी सी छोटी सी प्रारूप में इसकी बात कर लेते हैं। तो विशेष सॉल्यूशन इस प्रकार है इस क्वेश्चन का कि 1888 में बर्न में बौद्धिक संपदा अधिकारों पर संबंधित एक स्वीट संघीय कार्यालय की स्थापना की गई थी। यानी कि 1886 में एक बर्न में सम्मेलन हुआ था, जिसमें कॉपीराइटों की क्या की दोस्तों, 1886 की बात कर रहा हूँ मैं। यानी कि दोस्तों 1886 में एक बर्न में सम्मेलन हुआ था। उस सम्मेलन में कॉपीराइट के जो सिद्धांत थे उनको, उनकी व्याख्या को क्या किया गया था दोस्तों, प्रस्तुत किया गया था। किसको दोस्तों, कॉपीराइट के सिद्धांतों की व्याख्या को प्रस्तुत किया गया था। और उसको देखते हुए 1888 में बर्न में ही, वहीं बर्न में ही एक दोस्तों स्वीट संघीय कार्यालय की स्थापना कर दी गई थी। और उस स्वीट संघीय कार्यालय को दोस्तों 18 यानी कि 1960 में, उस स्वीट संघीय कार्यालय को 1960 में जिनेवा स्विट्जरलैंड स्थापित कर दिया गया। यानी कि बर्न से स्थापित करके, यानी कि स्थानांतरण करके कहाँ पे स्थापित कर दिया गया, 1960 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और यानी कि बर्न से कर दिया गया। इसके बाद में 1967 में एक समिति के कार्यालय को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी कि जो 1967 में इस जिनेवा स्विट्जरलैंड से जो समिति आई थी विप्रो, उसको जो स्वीट संघीय कार्यालय था दोस्तों, उसको यूएनए के एजेंसी के तहत एक मान्यता, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देगी दोस्तों। क्या दोस्तों, उसको यूएनए के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देगी। और उस मान्यता का दोस्तों, मान्यता देने के बाद जिसका दोस्तों कार्यालय का स्वीट संघीय कार्यालय था, उसका नाम चेंज करके दोस्तों क्या रख दिया, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है, जिसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में। दोस्तों आपको यहाँ ये लाइनें ये बहुत अच्छी तरीके से समझनी पड़ेंगी, ताकि आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो वो डाउट उस क्वेश्चन का क्लियर हो जाए। और दोस्तों आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट जरूर करें। और इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए 2 क्वेश्चन हैं दोस्तों, उनके आंसर आपको कमेंट देने हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि ट्रिपल आलप की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। यानी कि राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ट्रिपल आलप का टॉपिक भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो 4 ऑप्शन देंगे। पहला रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860, वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1857, और इनमें से कोई नहीं। तो ट्रिपल आलप की स्थापना यानी कि किस एक्ट के तहत की गई थी, तो उसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा कि वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961 के तहत 22 मई, कब दोस्तों, 22 मई 1972 को, 22 मई 1972 को ट्रिपल आलप की स्थापना की गई थी। राजा राममोहन ने, जो आधुनिक भारत के राजा थे, यानी कि राजा राममोहन के 200वें जन्मदिवस पर, यानी कि उनकी मृत्यु के 200वां जन्मदिवस था, उसके उपलक्ष्य में 22 मई 1972 को स्थापना की गई थी ट्रिपल आलप की, जो कौन से एक्ट के तहत की गई थी, वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट। इसके बाद में दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की थोड़ी बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार है कि राजा राममोहन लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना 22 मई 1972 को हुई थी। इस पुस्तकालय संघ का रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1961 के तहत किया गया है। और दोस्तों आपको बताई दी गई, यानी कि राजा राममोहन राय के 200वें जन्मदिवस पर की गई थी। और दोस्तों कहाँ पर की गई थी, तो कोलकाता में। इसके बाद दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि यानी कि दोस्तों क्या है, OCLC की स्थापना कब हुई थी। यानी कि जो दोस्तों OCLC है, यानी कि विश्व का सबसे प्राचीन नेटवर्क है, सबसे यानी कि पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नेटवर्क है, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, आप सबको पता है, हुई थी 1967 में ही। तो दोस्तों इसकी करेक्ट डेट आपको जान लेनी है। बहुत बार एग्जाम में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उनकी करेक्ट डेट पूछी गई दोस्तों। जैसे आइस लीग की पिछले वीडियो में हमने बात की थी, बहुत बार करेक्ट डेट पूछी गई है, यानी कि 3 सितंबर 1955। इस प्रकार बहुत सी डेटें हैं जो कि एग्जैक्ट पूछी जाती हैं दोस्तों। जैसे आपको एक क्वेश्चन बता दूं कि खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, उसकी डेट सबको पता है कि 1891 है, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट किसी को नहीं पता है। उसकी एग्जैक्ट डेट है 29 अक्टूबर 1891, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है दोस्तों। यदि आप किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा के देखोगे तो उसमें एग्जैक्ट डेट का क्वेश्चन आने लग गया है दोस्तों अब। तो आपको एग्जैक्ट डेट याद रखनी है। तो OCLC की स्थापना कब हुई थी, तो OCLC में 4 ऑप्शन दिए गए। 5 जून 1967, 5 मई 1967, 5 जुलाई 1967 और 5 अगस्त 1967। तो OCLC की स्थापना 5 जुलाई 1967 को की गई थी फ्रेड किलगर के द्वारा। तो हम दोस्तों इसकी थोड़ी यानी कि बात कर लेते हैं। तो OCLC विश्व का पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नेटवर्क है। क्या दोस्तों, पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नेटवर्क है और सबसे पुराना
नेटवर्क सॉरी दोस्तों, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1967 को फ्रेड किलगर नाम के व्यक्ति के द्वारा की गई थी। और कहाँ पे की गई थी दोस्तों? अमेरिका में की गई थी, व्यक्ति द्वारा की गई थी, जिसका पूर्व में नाम था ओहियो कॉलेज लाइब्रेरी नेटवर्क और वर्तमान नाम है ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसका मुख्यालय डबलिन ओहियो अमेरिका में स्थित है। दोस्तों इसका मुख्यालय आपको खासकर ध्यान रखना है। और दोस्तों डबलिन के नाम से डबलिन कोर मेटाडाटा होता है, उसका प्रकाशन भी यही करता है। कब से? 1995 से। और उसमें कुल कितने तत्व होते हैं? इनकी 15 तत्व यानी 15 एलिमेंट होते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पहले पूछा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना दोस्तों। जो छोटी छोटी बातें होती हैं वो एग्जाम में पूछी जाती हैं और वही क्या हो जाती हैं दोस्तों, गलत हो जाती हैं। और दोस्तों हार्ड क्वेश्चन लेके आने का या दोस्तों ऐसे क्वेश्चन लेके आने का यही मोटो है कि जो भी आपके जो क्वेश्चन दोस्तों कंटेस्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएं। किसी भी एग्ज़ाम को फाइट करने के लिए दोस्तों यानी कि हर लेवल की तैयारी करनी पड़ती है दोस्तों। तो आपको इसी प्रकार दोस्तों एक मोटिवेशनल वीडियो जल्दी लेके आएंगे बोर्ड पे। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इस प्रकार है कि सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया? तो सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण वो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और एग्जाम में पहले बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। सोल, कोहा और संजय डेसीडोग CDS IS। यदि आप दोस्तों आपके सॉफ्टवेयर याद नहीं होते तो ये 5 सॉफ्टवेयर आप याद कर लो, इनसे एक सॉफ्टवेयर एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। और तो दोस्तों सॉफ्टवेयर वैसे बहुत है, सॉफ्टवेयर का वीडियो हमने यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण किसने किया था? तो इनफिनिबनेट, डेसीडोग, डेलनेट, यूनेस्को। तो दोस्तों जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ने सॉफ्टवेयर का निर्माण किया है और टीम ने बहुत अच्छे ऑप्शन डाले हैं। तो सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण दोस्तों इनफिनिबनेट के द्वारा किया गया था। अब दोस्तों हम थोड़ी यानी कि इन सब की बात कर लेते हैं। तो डेसीडोग ने दोस्तों 3 सॉफ्टवेयर बनाए हैं। पहला सॉफ्टवेयर है संजय यानी कि संजय सॉफ्टवेयर। संजय सॉफ्टवेयर किसने बनाया दोस्तों? यानी कि डेसीडोग ने बनाया है। इसके बाद दोस्तों जो सूचिका सॉफ्टवेयर है यानी कि दोस्तों जो सूचिका सॉफ्टवेयर वो भी किसने बनाया? डेसीडोग ने। और इसके बाद दोस्तों जो डेलमस सॉफ्टवेयर है यानी कि जो डेलमस सॉफ्टवेयर है वो भी किसने बनाया दोस्तों? यानी कि डेसीडोग ने ही बनाया है। इसके बाद में दोस्तों यानी कि जो डेविंस है दोस्तों उसका निर्माण कौन करता है? तो डेविंसा का निर्माण कौन करता है दोस्तों? डेलनेट करता है। कौन करता है दोस्तों? डेलनेट। और यूनेस्को दोस्तों आपको पता ही है कि सबसे जो महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है दोस्तों इनकी CDS और ISIS। और एक दोस्तों विन ISIS भी है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। CDS और ISIS को सॉफ्टवेयर यूनेस्को कब बनाता है? तो बनाता है कब दोस्तों? 1985 में। ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों CDS ISIS से क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा इस बार एग्जाम में, संभावना है। जो कि सॉफ्टवेयर से है दोस्तों, इनका परिष्कृत रूप कौन सा है? जो संजय सॉफ्टवेयर है वही दोस्तों इन CDS IS सॉफ्टवेयर का परिष्कृत रूप है। और दोस्तों संजय सॉफ्टवेयर कब बना था? तो ये 1994 में बना था। और जिसका वीडियो दोस्तों आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर पता चल गया होगा कि जो सोल सॉफ्टवेयर है उसका निर्माण कौन करता है दोस्तों? इनफिनिबनेट। और कोहा का कौन करता है दोस्तों? एक कोहा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसका कटिपो कम्युनिकेशन न्यूजीलैंड प्राइवेट लिमिटेड करती है। इसके हम दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। वैसे तो हमने कर ली है बात कि सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण इनफिनिबनेट के द्वारा सन 2000 में। ये आपको खास सन है वो दोस्तों ध्यान रखनी है। सन का दोस्तों क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, इनकी व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं कि सर आप सन से ज़्यादा क्वेश्चन कराते हो। तो दोस्त सन से यानी कि क्वेश्चन है ना वो बहुत कम आते हैं, लेकिन यदि आपको ये सन याद नहीं होगी ना तो ये लाइब्रेरी का मैटर याद नहीं होगा। इन सन को याद करना बहुत ज़रूरी है। कि बहुत सारे एक स्टूडेंट का कमेंट आ रहा है 3-4 दिन से कि आप सर सन में ज़्यादा क्वेश्चन करा रहे हो, वैसे करा रहे हो। तो दोस्त आपको सन याद नहीं होगी ना उतने दिन ये लाइब्रेरी का मैटर याद नहीं होगा। हमको सन याद करनी पड़ेगी, लिख लिख के याद करो इनको। 2000 में किया गया था, जो कि ये सॉफ्टवेयर भारत में स्थित विश्वविद्यालयों की आवश्यकताओं की विश्वविद्यालय की जो आवश्यकताएं होती हैं, जो यूनिवर्सिटी की जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था? सोल सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है खासकर, और एग्जाम में हमेशा इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि सोल सॉफ्टवेयर का जनक पूछा जाएगा, सन पूछी जाएगी और उनका कार्य पूछा जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है दोस्तों? 3 ऑप्शन दिए गए हैं कि प्राथमिक सूचना स्रोत, द्वितीयक सूचना स्रोत और तृतीयक सूचना स्रोत, और प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। तो दोस्तों इसका कौन सा हो जाएगा? पंचांग है वो दोस्तों कौन सा? तृतीयक सूचना स्रोत है। और दोस्तों इसका आपको कमेंट में भी आंसर देना है, किसी प्रकार का कोई रॉन्ग ना हो। तो वो किस प्रकार का सूचना स्रोत है दोस्तों? तृतीयक प्रकार का सूचना स्रोत है।
अब हम दोस्तों इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो पंचांग डॉक्टर S.R. रंगनाथन के अनुसार सूचना का तृतीयक सूचना यानी कि सूचना का जो कौन सा स्रोत है, तृतीयक सूचना स्रोत में गिने जाते हैं, जो कि पूर्व में निर्मित सूचनाओं की सूची यानी कि जैसे कि जो पंचांग होते हैं उनमें पहले से सूचना निर्मित की जाती है और फिर उनको यानी कि विशिष्ट सॉल्यूशन या विशिष्ट तौर पर उनको छाप दिया जाता है। यानी कि निर्मित सूचनाओं की सूची यानी कि उनकी सूची बनाई जाती है। और आपको पता ही होगा कि सूची की जो सूची या लिस्ट जिसमें भी नाम आ जाए वो सूचना के तृतीयक स्रोत होंगे, यानी कि बिब्लियोग्राफी टू बिब्लियोग्राफी, वैसे कि यानी कि सूची की सूची कुछ भी हो दोस्तों, आप जो सूची या लिस्ट नाम आ जाए ना जिस भी में, यानी कि जिसमें भी लिस्ट नाम आ जाए वो कौन से होंगे दोस्तों, सूचना के तृतीयक स्रोत होंगे। और जिसमें अबस्ट्रैक्ट या सारकरण जैसे आ जाए वो क्या होंगे दोस्तों, सूचना के द्वितीयक स्रोत होंगे। और आपको दोस्तों वैसे तो याद करने रहेंगे। तो सूचियों उपयोग करना व पाठकों के उपलब्ध कराने का कार्य करती है। यानी कि जो पंचांग होता है वो दोस्तों सूचनाओं को सूची को उपयोगकर्ता व पाठकों को उपलब्ध कराने का कार्य करती है। तो दोस्तों कैसा स्रोत हो जाएगा, तृतीयक स्रोत हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो वो इस प्रकार है दोस्तों कि उदार, अनुदार, मध्यतम में संदर्भ सेवा के सिद्धांत किसने दिए थे। तो दोस्तों ये उदार मध्यतम सिद्धांत किसने दिए थे दोस्तों। और इनसे दोस्तों एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन भी आता है जिसका हम अगले वीडियो में बात करेंगे। 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सैमुअल रोथेस्टीन, जेम्स आई वायर, सैमुअल स्वीटग्रीन और डॉक्टर S.R. रंगनाथन। तो ये किसके द्वारा दिए गए थे दोस्तों, यानी कि अनुदार। और ये किसके द्वारा दिए गए थे, तो ये दोस्तों सैमुअल रोथेस्टीन के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे दोस्तों, सॉरी यानी कि किसके द्वारा दिए गए थे, जेम्स आई वायर के द्वारा दिए गए थे। किसके द्वारा दिए गए थे, यानी कि ये 3 सिद्धांत जेम्स आई वायर के द्वारा दिए गए थे। इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार की 1930 में जेम्स आई वायर के द्वारा अमेरिका में इस संदर्भ सेवा के सिद्धांत यानी कि इन संदर्भ सेवा के सिद्धांतों को कहाँ पे प्रतिपादित किया था, अमेरिका में दोस्तों। यानी कि अमेरिका को आपको खासकर ध्यान रखना है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन संदर्भ सेवा के सिद्धांतों के 3 प्रमुख सिद्धांत प्रतिपादन किए थे। संदर्भ सेवा के 3 प्रमुख सिद्धांत उनका प्रतिपादन जेम्स आई वायर के द्वारा 1930 में अमेरिका में किया गया था। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पहला हो जाएगा उदार का सिद्धांत, अनुदार का सिद्धांत और मध्यतम। तो दोस्तों इसमें भय और आत्मविश्वास ऐसे दोस्तों अलग अलग नाम आते हैं जिनका हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यानी कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन इस प्रकार है दोस्तों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है। अब एक दोस्त का कमेंट इस प्रकार भी आया कि सर आप वीडियो 20 मिनट से कम बनाओ, लेकिन यानी कि वीडियो बनाते टाइम पता नहीं चलता है कि कितने मिनट का हो जाता है, क्योंकि जानकारियाँ बहुत है और जानकारी देना ही सबसे बेस्ट टीचर को माना जाता है। तो दोस्तों आपको वीडियो बड़ा हो सकता है, लेकिन एक वीडियो के माध्यम से आपके कम से कम 100 से 150 क्वेश्चन क्लियर करा रहे हैं। तो देख लो आप, यानी कि कितना अच्छा कर रहे हैं आपके लिए। और आप एक लाइक भी नहीं करते वीडियो को, यानी कि एक PDF बनाने के लिए टीम बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। यानी कि एक PDF भी दोस्तों जो इनके यानी कि कलर वाइज करना, इनके PDF बनाना और बनाना सब दोस्तों बहुत मेहनत करती है टीम, लेकिन आप दोस्तों एक लाइक भी नहीं करते और शेयर भी नहीं करते हो। इसके बाद में दोस्तों इस प्रकार है कि जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक है। और ये क्वेश्चन वही हैं जो बार बार में एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन हाईलाइट नहीं है। यानी कि बहुत सारे जो टीचर हैं या जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं वो इनको कभी नहीं लाते, क्योंकि और दोस्तों इस प्रकार का जो भी मटेरियल है वो हमारे यूट्यूब चैनल पे आगे भी आपको मिलता रहेगा। तो ये पुस्तक किसकी है, जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक किसकी है। 4 ऑप्शन दिए गए, F.W. टेलर, हेनरी फ्योल, J.S. कालबर्ग और एल उर्बिक और लुथर गुलिक नाम के 2 व्यक्ति थे। तो ये पुस्तक किसकी हो जाएगी दोस्तों, हेनरी फ्योल की। अब आपका एक सॉल्यूशन भी दोस्तों दूर करेंगे कि आप कहेंगे कि ये दोस्तों यानी कि J.S. कालबर्ग की हो सकती है। तो दोस्तों ये J.S. कालबर्ग की नहीं है। J.S. कालबर्ग ने इसका थोड़ा सा यानी कि प्रारूप चेंज किया था, यानी कि जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया था, मैनेजमेंट की जगह क्या कर दिया था दोस्तों, J.S. कालबर्ग ने इनकी क्या कर दिया दोस्तों, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जर्नल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि प्रशासनिक तौर पर कर दिया था। तो ये पुस्तक तो किसकी है, ये तो है हेनरी फ्योल की। और वो जो एडमिनिस्ट्रेशन आएगा आगे वो किसकी है, J.S. कालबर्ग की। टीम ने बहुत अच्छे ऑप्शन डाले हैं। अब हम थोड़ी इसकी विशेष सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इस प्रकार है कि जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नामक पुस्तक हेनरी फ्योल के द्वारा, सन यहाँ पे दोस्तों संघ नहीं है, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन में संघ हो रहा है बंद, शादियाँ सभी बंद है दोस्तों, तो ऐसा संघ नहीं आएगा, ये आएगा सन। ये दोस्तों क्या है, सन है। इसको आपको ध्यान में रखना है, टीम से गड़बड़ हुई है। और 1916 में लिखी गई थी। जो जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नाम की पुस्तक है वो 1916 में लिखी गई थी। और इसी पुस्तक में 1916 में आपको छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि जो प्रबंधन के सिद्धांत थे, हेनरी फ्योल ने कुल 14 सिद्धांत दिए थे 1916 में। कब दिए थे, 1916 में। उन सिद्धांतों का वर्णन इसी बुक में किया गया है। और एक कल परसों स्टूडेंट का
कमेंट आया था कि सर प्रबंधन के जनक कौन है। तो प्रबंधन के जनक कौन है दोस्तों, हेनरी फ्योल हैं। और साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी कि वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, तो वो यानी कि एफ.डब्ल्यू. टेलर हैं, जिसका क्वेश्चन इस बार एग्जाम में पूछा गया था 29 दिसंबर वाली में। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस प्रकार है कि फ्रांसीसी बेकन की वर्गीकरण पद्धति पर कौन सी वर्गीकरण पद्धति आधारित है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो दोस्तों इसकी कौन सी हो जाएगी, तो 4 ऑप्शन दिए गए। पहला डीडीसी, एलसी, यूडीसी और सीसी। तो 4 ऑप्शन में दोस्तों फ्रांसीसी बेकन की वर्गीकरण पद्धति पर कौन सी आधारित है, तो दोस्तों डीडीसी आधारित है। यानी कि फ्रांसीसी बेकन ने दोस्तों 1870 में एक वर्गीकरण पद्धति बनाई थी। और फ्रांसीसी बेकन ने भी किसकी वर्गीकरण पद्धति पर आधारित बनाई थी, तो दोस्तों एक दोस्तों हेंस नाम का व्यक्ति था, जिसकी वर्गीकरण पद्धति के विषयों को विपरीत क्रम में रखकर फ्रांसीसी बेकन ने बनाई थी। यानी कि एक दो हेंसन नाम का व्यक्ति था दोस्तों, हेंसन। यानी कि हेंसन की जो वर्गीकरण पद्धति थी, उस वर्गीकरण पद्धति में विषयों को विपरीत क्रम में रखकर किसने बनाई, फ्रांसीसी बेकन ने। और फ्रांसीसी बेकन के आधारित पद्धति कौन सी है दोस्तों, डीडीसी। यानी कि मेल्विन डेविन ने इस यानी कि फ्रांसीसी बेकन की पद्धति पर आधारित डीडीसी बनाई। और दोस्तों आपको एक खास ध्यान रखना है कि डीडीसी से प्रेरित होकर या डीडीसी में काम करते हुए यानी कि 2 व्यक्ति थे, जो हेनला फोंटेन और वो, यानी कि दोनों व्यक्तियों के द्वारा यूडीसी बनाई गई थी। कब दोस्तों, 1905 में। ये दोस्तों किस पर आधारित मान सकते हैं हमें, डीडीसी पर। यानी कि दोस्तों इन दोनों ने डीडीसी में काम करना शुरू किया था, लेकिन 1905 में क्या बना डाली दोस्तों, यूडीसी। तो दोस्तों हम यानी कि आज का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। अब दोस्तों आपके लिए 2 क्वेश्चन है जो जिनका आपको कमेंट में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है कि वस्तुओं को उनकी समानता और असमानता के आधार पर अलग अलग स्थान पर रखना वर्गीकरण कहलाता है। यह परिभाषा किसकी है। एग्जाम में दोस्तों हर एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से एक क्वेश्चन यानी कि वर्गीकरण और सूचीकरण की परिभाषाओं से एक एक परिभाषा तो आएगी दोस्तों। किसी एग्जाम दे लेना आप, केवीएस, एनयूएस, डीएसएसबी, इसरो, राजस्थान लाइब्रेरियन, जो भी किसी भी प्रकार के एग्जाम दे लेना दोस्तों, यूजीसी नेट तक एक परिभाषा सूचीकरण से और एक वर्गीकरण दोनों से पूछी जाती है। और एक अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना कब और कहाँ की गई थी। तो दोस्तों इसका दोनों बताना है कि कब और कहाँ की गई थी क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप की स्थापना। और दोस्तों इस यानी कि पीडीएफ का निर्माण दोस्तों यूट्यूब चैनल राकेश बड़ौदा झुंझुनू टीम के द्वारा किया गया है। दोस्तों प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। आज सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सभी दो दोस्तों को शेयर करेंगे, यानी कि ज़रूर यानी कि सभी को 2 दोस्तों को शेयर करना है, अपने 2 दोस्तों को शेयर करना है दोस्तों। धन्यवाद। इसी तरह हम आगे भी आपके लिए और पीडीएफ लेके आएंगे। और दोस्तों आप ज़रूर कमेंट में बताएं कि आपके लिए जो 100 क्वेश्चन का दोस्तों एक टेस्ट सीरीज है वो आपके लिए लेके आए या नहीं। तो आपका इसका कमेंट में आपको आंसर देना है। 100 क्वेश्चन यानी कि प्रत्येक यूनिट से 20 क्वेश्चन, तो आपके कितने हो जाएंगे, टोटल 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जिसका दोस्तों आपका अच्छा रहेगा दोस्तों। ओके, धन्यवाद दोस्तों।